हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने डीएलएड एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए विज्ञान के टॉप 60 इंपॉर्टेंट सवाल। देखो, आपका एग्जाम 8 जून से स्टार्ट हो चुका है और किसी का एग्जाम 20 तारीख को होगा, किसी का एग्जाम 15 तारीख को होगा। तो जिसका एग्जाम लास्ट में होगा उसके लिए भी मौका है कि वो तैयारी कर ले, पीछे का रिवीजन कर ले। तो मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ साइंस का टॉप 60 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को जरूर से याद करके एग्जाम हॉल में जाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में आधार क्या है? माने तत्वों के वर्गीकरण यानी कि जो तत्वों को बांटे हैं आज आवर्त सारणी में, किस आधार पर बांटे हैं? तो तत्वों की परमाणु संख्या के आधार पर बांटा गया है। और किसने बांटा? मोस्ले ने, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी को मोस्ले ने दिया था। अगला सवाल है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला होता है, याद रखिएगा, काला होता है उदासीन तार का रंग। अगला सवाल है, अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए, अंगूर और इमली इन दोनों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। अगर आपसे पूछा जाए सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बैटरी में पाया जाता है। जो बैटरी का पानी होता है ना, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। और मौलिक अम्ल ये पाया जाता है सेब में। मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेब में। और ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में पाया जाता है। याद रखिएगा अम्ल से संबंधित इतने सारे प्रश्न। अगला सवाल है, गोल्गी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है? गोल्गी निकाय कहने का मतलब गोल्जी बॉडी, आप लोग पढ़े होंगे। ये किससे संबंधित है ये बताना है। ईआर से, माइटोकॉन्ड्रिया से, प्लाज्मा झिल्ली से या राइबोसोम से? तो जो गोल्जी निकाय है ये ईआर से संबंधित है। किससे संबंधित है? ईआर से संबंधित है। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपद्रव्य जालिका से ये संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। और कोशिका का पावर हाउस माने कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ट्रिटियम निम्नलिखित में किसका समस्थानिक है? ट्रिटियम जो है ये किसका समस्थानिक होता है, आपको ये बताना है। तो ट्रिटियम ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। किसका समस्थानिक होता है ट्रिटियम? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। अगला सवाल है, उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणु से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि क्या है? बताइएगा, उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणु से मुक्त पौधे को प्राप्त करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसे कहते हैं माइक्रो प्रोपेसेशन, ये सबसे अच्छी विधि है। यानी कि जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधे को प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि है क्या? तो सूक्ष्म प्रवर्धन है। अगला सवाल है, निम्नांकित कथनों में कौन कौन सा कथन आवृत्ति का बेहतर वर्णन करता है? ये 4 ऑप्शन में कौन सा कथन आवृत्ति का जो है बेहतर रूप से वर्णन करता है, सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या। आवृत्ति किसे कहते हैं? तो आवृत्ति होता है 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है। तो बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग किया जाता है क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकालने में। बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग किया जाता है किसमें? तो क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकलने में बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, धसा रंध्र वाला पौधा है, बताइएगा किस पौधे में जो रंध्र होता है वो धसा होता है? आम में, झाड़िया में, नीम में या नेरियम में, जिसे कहते हैं कनेर?
तो याद रखिएगा धसा रंध्र वाला पौधा नेरियम होता है, जिसे कनेर कहा जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? तो नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है, लेकिन ये 78% ऑप्शन में ना है, माने परसेंट को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.7808 इतना पाया जाता है नाइट्रोजन। अगला सवाल है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति, इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होती है लेंस की शक्ति। जो लेंस की शक्ति होता है ये फोकस का व्युत्क्रम होता है। फोकस का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, बैक्टीरिया, कई यानी कि जो बैक्टीरिया है काई और कवक में क्या आम होता है? बैक्टीरिया हो गया, काई जिसको मांस कहते हैं, और कवक, इसमें क्या आम होता है? तीनों चीज में क्या कॉमन होता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति। इन सभी में क्या होता है? कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, बैक्टीरिया, मांस और कवक में, याद रखिएगा। अगला सवाल है, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान, देखिए समय दिया गया है 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो आवेश का मान, देखिए फॉर्मूला आपको पता होगा। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर में I/T। आवेश Q मने आवेश, I मने धारा, T मने समय। तो कितना धारा प्रवाहित होता है? 1 एम्पियर, तो धारा का मान है 1 एम्पियर, गुना टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, तो 2 मिनट नहीं लिखेंगे, 2 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, तो 2 मिनट बराबर होता है 120 सेकंड। पता है ना, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना, तो 120 सेकंड हो जाएगा। अब 120 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 कूलम्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 कूलम्ब। मैं आशा करता हूं कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, क्या है? सिरका किसका बिलियन है? सिरका में ये जो है किसका बिलियन होता है? तो याद रखिएगा सिरका ये 5 से 8% ये एसिटिक एसिड का, मतलब एसिटिक अम्ल का बिलियन होता है। सिरका किसका बिलियन होता है? तो 5 से 8% एसिटिक अम्ल, ये पानी में 5 से 8% एसिटिक अम्ल का बिलियन होता है। कौन? तो सिरका होता है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए सिरका ये किस में पाया जाता है, सॉरी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा 5 से 8%। अगला सवाल है, जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? देखिए पहले जनसंख्या में था भारत दूसरे नंबर पर, लेकिन अब भारत चीन को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ चुका है। तो जनसंख्या के मामले में भारत अभी पूरे विश्व में पहला नंबर बनाए हुए है। अगला सवाल है, कल्पक्वम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कल्पक्वम है ना, ये नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल, देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है गाड़ी और उसका त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो 2 सेकंड के बाद, टाइम 2 सेकंड है, इसके पश्चात इसकी चाल, चाल माने अंतिम चाल पूछा है, तो फॉर्मूला पता होगा। समीकरण होता है ना गति का समीकरण, उसमें एक फॉर्मूला होता है v बराबर में u प्लस में at होता है। v माने हमसे अंतिम वेग पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग, u को बोलते प्रारंभिक वेग, कितना दिया हुआ है? 20 मीटर प्रति सेकंड, तो प्रारंभिक वेग हो जाएगा जी 20 मीटर प्रति सेकंड, प्लस में ए को बोलते त्वरण, त्वरण 4 दिया हुआ है, गुना टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, तो 20 और प्लस में 4 दूनी 8, मतलब 28 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम जो चाल हो जाएगा 28 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये अच्छा सा न्यूमेरिकल था, आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, जीवन का भौतिक आधार है। तो जीवन का भौतिक आधार होता है कौन? जीव द्रव होता है। जीव द्रव ये कोशिका में पाया जाता है, जो कि जीवन का भौतिक आधार होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्न में किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो याद रखिएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं सीएनजी, सीएनजी को माना जाता है पर्यावरण स्नेही माना जाता है। तो पर्यावरण स्नेही किस ईंधन को माना जाता है? सीएनजी को माना जाता है। अगला सवाल है, जी का वर्तमान मान लगभग होता है। देखिए जी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, और इसका मान जो है ना सभी जगह समान होता है। इसका मान 6.673
क्या होता है 6.673 गुना 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। इसका ये होता है जी का मान। अगर मात्रक पूछे तो देखिए जी का मात्रक यहाँ पे लगा हुआ ये होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, लाइम जल। हमको यहाँ पे 60 सवाल करना है, 20 सवाल हो चुका है, 40 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी से करेंगे। लाइम जल किसे कहते हैं? लाइम जल कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम जल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? देखिए खतरे के सिग्नल में उपयोग करते हैं लाल रंग का। किसका उपयोग करते हैं? लाल रंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, जिसके कारण लाल रंग का विचलन कम होगा। तो जब लाल रंग का विचलन कम होगा तो इसलिए लाल रंग का प्रयोग खतरे के सिग्नल के रूप में करते हैं, ताकि दूर से भी लाल रंग दिखाई देगा व्यक्ति को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन मानव का उद्भव स्थान है? तो मानव का उद्भव स्थान कौन है, जरा ये बताइएगा। तो मानव का जो उद्भव स्थान है वह अफ्रीका है। मानव का उद्भव स्थान कौन है? अफ्रीका है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना? तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन की मात्रा पूछ रहा है, प्रतिशत में नहीं भिन्न में। तो जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.003 हो जाएगा। अगला सवाल है, हुइटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? याद रखिएगा 5 मानदंडों का उपयोग किया था। हुइटेकर ने सभी जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता क्या है? जितने भी कशेरुकी जीव हैं उनकी सामान्य विशेषता क्या है? तो सिर। सभी में क्या होता है? सिर होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है? देखिए पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंद के रूप में जो निकलता है ना, पानी का टपक टपक के बूंद के रूप में निकलेगा पानी, उसको कहते हैं गुटेशन। उसको क्या कहते हैं? जब पानी जो है पत्तों के किनारे से टपक टपक के निकलता है उसको कहा जाता है गुटेशन। गुटेशन को बिंदु शराब भी कहते हैं, क्योंकि पानी बिंदु के रूप में निकल रहा है। अगला सवाल है, 3 प्रतिरोध आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे तस्वीर में 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है ना। चित्रानुसार एक त्रिभुज ए है, बी है, सी है में जुड़ा गया है। ए और बी, ए है और बी है, इसके सिरों के बीच हमको समतुल्य प्रतिरोध बताना है। क्या बताना है? ए और बी के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध बताना है। कैसे बताएंगे सुनिए पहले। देखिए अगर हम बोलेंगे कि ये वाला प्रतिरोध और ये वाला त्रिभुज जो है ना, उसके आमने सामने वाला जो भुजा होता है उसमें जो प्रतिरोध होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध, हम ये दोनों से समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध होता है RS बराबर, माने सीरीज में जुड़ा गया है, इसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस में R2 होता है। R1 कितना दिया गया? 60 ओम है, प्लस में R2 100 ओम है। तो मतलब हो जाएगा 60 और 100 माने 160 ओम। ओम ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो इन दोनों सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध 160 ओम निकल गया। अब देखिए यहां पे जो है निकल गया हमारा 160 ओम। यहां इन दोनों के बीच का जो है प्रतिरोध कितना निकल गया? 160 ओम निकल गया। अब ये वाला 160 ओम और ये वाला 40 ओम, ये दोनों समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे तो ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। तो समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, जरा देखिएगा क्या होता है। 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस में 1/R2 होता है, ठीक है ना। 1/RP बराबर 1/R1, R1 का मान 40 ओम है, प्लस 1/RP, 1/RP सॉरी R2 का मान अभी निकाले 160 ओम है। अब हम इसका जब हम 1/RP करेंगे, क्या करेंगे? तो RP करेंगे, सॉरी देखिए, तो जब हम इसका 1/RP करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 160, 40 चौके 160, 4 और प्लस में कितना हो जाएगा? 60 एकम 60। मतलब हम इसको यहाँ पे बनाते 1/RP बराबर आ गया 4 और 1 5/160। अब 5 से कटाएंगे 160 तो 5 या 15, 5 दूनी 10, 32 बार में कटेगा। 1/RP का मान है 1/32। सुनिएगा 1/RP का मान है 1/32। तो RP का मान क्या हो जाएगा? तो RP का मान हो जाएगा 32 ओम, 32 ओम।
तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रीन में बता रहा हूँ ना, इसे लिखने में दिक्कत होती है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा अथी करेंगे तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा ना, तो मैं आपको इसका पूरा ना डिटेल में बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। रिक्तिका जो है वैक्यूल्स, इसको घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है ये बताइएगा। टोनोप्लास्ट कहलाता है। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। अगला सवाल है, कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र ये भारत के तमिलनाडु में। कहाँ है कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र? याद रखिएगा, ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल है, MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है किसकी? तो ये सोयाबीन की है। ये जो है ना MACS 1407 ये एक अधिक उपज देने वाली एक कीट मुक्त प्रजाति है सोयाबीन की। अगला सवाल है, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। तो देखिए, सोनार का उपयोग किया जाता है पराश्रव्य ध्वनि में, पराध्वनि तरंगों में सोनार का उपयोग किया जाता है। तो सोनार एक ऐसी उपयोग यानी कि एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग पराध्वनि तरंगों में किया जाता है। अगला सवाल है, जेल मिश्रण। जेल किसका किसका मिश्रण होता है? तो द्रव और ठोस का। जेल में अगर आप देखे होंगे तो ये द्रव और ठोस का मिश्रण होता है, द्रव भी होता है ठोस भी होता है। अगला सवाल, टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? टंगस्टन जो है इसका तापमान बहुत ही उच्च होता है, ये बहुत ही हाई तापमान पर पिघलता है। 3422 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलता है कौन? टंगस्टन। इसलिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। बल्ब जो होता है ना, उसका फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का ही होता है, क्योंकि इसका तापमान बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई तापमान पर यह पिघलता है। तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, एक बालक अपने घर से पूर्व की दिशा में 60 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करके वापस लौट जाता है। तो बताना है बालक का औसत वेग। देखिए, वेग का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। वेग बराबर होता है क्या? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। ठीक है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना है? देखिए, मैं कहता हूं कि हम 50 मिनट में 100 मीटर की दूरी जाते हैं और फिर 50 सेकेंड में 100 मीटर गए, 50 सेकेंड में हम 100 मीटर गए और फिर हम वापस आ गए 50 सेकेंड में 100 मीटर। तो 100 मीटर गए, 100 मीटर वापस आ गए, माने जितना दूर गए उतना दूर फिर से वापस आ गए। अभी हम कहाँ हैं? जहां हम पहले थे, यानी कि विस्थापन इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना दूरी गए उतना दूरी फिर से घूम के वापस आ गए, तो विस्थापन 0। तो जब विस्थापन 0 तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन 0। अब नीचे समय, समय कितना है? तो देखिए, नीचे कुछ भी होगा, समय कुछ कोई नहीं पता। तो समय कुछ भी हो, जब इसको 0 से भाग करेंगे समय को, तो जब हम यहाँ, क्योंकि ऊपर 0 है तो इसका पूरा आंसर कितना आएगा? 0 भी ना आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। इसका औसत वेग हो जाएगा कितना? 0 मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? सक्रिय धातु माने सबसे अधिक क्रियाशील धातु, वो हो जाएगा लोहा। लोहा सबसे अधिक क्रियाशाली, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से सबसे सक्रिय लोहा है, क्योंकि ऑप्शन में सबसे ज्यादा लोहा ही पावरफुल है। अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम, सबसे ज्यादा। अगला सवाल है, एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है? बताइएगा, एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है? सिरका। सिरका में जो है ना, ये एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। अगला सवाल है, बाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तु क्या होती है? देखिए, आप लोग देखते होंगे गर्मी के दिनों में जब पसीना निकलता है शरीर से तो ठंडा होता है, तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तु ठंडा हो जाती है। कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। अगला सवाल है, M तथा M4M द्रव्यमान की दो वस्तु समान गतिज ऊर्जा से चलायमान है तो उनका वेग क्या होगा? तो देखिए, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो दो गो वस्तु है तो दोनों का गतिज ऊर्जा अलग अलग है, हमको निकालना है, यानी कि समान है। तो एगो का, यानी कि एगो है m द्रव्यमान का वस्तु, तो जब m द्रव्यमान का वस्तु है तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो 1/2 mv²।
मान लीजिए कि m1 जो है इसका वेग v1 है, तो v1 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि पहला जो m द्रव्यमान का वस्तु है उसका गतिज ऊर्जा हम निकाल लिए। अब हमको बोला है रेशियो निकालना है दूसरा द्रव्यमान का वस्तु का, तो दूसरा 4m द्रव्यमान का वस्तु है, तो इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा 1/2 4m का होल 4m द्रव्यमान गुना में वेग, मान लीजिए इसका v2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, एगो m से एगो m कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, इधर बच गया v1 का स्क्वायर बराबर, और इधर बच गया 4v2 का स्क्वायर। आगे देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे। अब इसको हल करना है, थोड़ा सा हम पहले यहाँ पे मिटाते हैं और फिर हम आपको हल करके बताते हैं बहुत ही अच्छे से। थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि यहाँ पे हम स्क्रीन पर बताते हैं ना, थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ करिएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पे v1 का स्क्वायर बराबर 4v2 का स्क्वायर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए करेंगे हम ये, तो v1 का स्क्वायर बटे, अब ये देखिए v2 का स्क्वायर उधर गुना में है, इधर आएगा भागा में, तो v2 का स्क्वायर बराबर, इधर बचा कितना, 4 बच जाएगा। आगे देखिए, आगे अगर हम थोड़ा सा इसको फिर से मिटाना चाहें, बस आप लोग बने रहिएगा। अच्छा, यहाँ पे दोनों पर स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v1 बटे में v2, और दोनों पर एक साथ करके होल स्क्वायर बराबर में 4। तो जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या, √4। अब स्क्वायर हट गया ना, स्क्वायर अब ये हट गया क्योंकि स्क्वायर को उधर भेज दिया √4। अब √4 का कितना निकलता है, 2 निकलता है, मतलब v1 का मान 2, अब v2 का मान नीचे कुछ नहीं तो 1, तो v1 का मान 2 और v2 का मान 1 हो जाएगा, मतलब 2:1 हो जाएगा। वेग का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए भाई, मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर समझाता हूँ ना, तो इसलिए अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि स्क्रीन पर बार बार मिटाते हैं, बार बार फिर समझाते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसका अलग से अगर आप बोलोगे तो मैं इसका भी कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूंगा, आप लोग कमेंट करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जियोट्रोपिज्म पौधे का किसका प्रतिक्रिया है, बताइएगा। जियोट्रोपिज्म जो है पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है, तो याद रखिएगा ये गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्रतिक्रिया है। अगला सवाल है, डैश के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे तो क्वेश्चन ही मिटा हुआ है, यहाँ पे देखिए हम इसका सही वाला क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ n है, सोडियम 11, परमाणु संख्या 23 है। बोला गया न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन की संख्या का द्रव्यमान संख्या माइनस में परमाणु संख्या। द्रव्यमान कितना, सोडियम का द्रव्यमान 23 दिया हुआ तो लिखेंगे 23, क्योंकि ऊपर वाला होता है द्रव्यमान, नीचे वाला परमाणु संख्या 11। 23 में से 11 घटाएंगे तो 12 बचेगा, तो मतलब न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा 12। कितना निकल जाएगा, 12। अगला सवाल, 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट तक जलाने पर ऊर्जा की खपत का फॉर्मूला होता है, देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं। अगर आपसे पूछे ऊर्जा की खपत का फॉर्मूला U बराबर होता है P गुना में T। तो 100 वाट का बल्ब है, मतलब P माने पावर, कितना वाट का बल्ब है, 100 वाट का, तो P का मान हो गया 100 वाट गुना टाइम। 100 वाट का बल्ब कितना समय तक जलता है, 1 मिनट तक जलता है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे हम मात्रक वाला लिखते हैं 60 सेकेंड। अब 60 गुना 100 करेंगे तो हो जाएगा 6000 जूल। कितना हो जाएगा, 6000 जूल। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए ये वाला सवाल हम आपको नहीं बताएंगे, हम आपको ये वाला सवाल बता देते हैं, आपको इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। आप हमारे चैनल पर जाइएगा प्लेलिस्ट में, उसमें साइंस का डीएलएड साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला प्लेलिस्ट बना होगा, और उसमें प्लेलिस्ट के 11वां नंबर पार्ट, प्रीवियस ईयर के 11वां नंबर पार्ट में आप लोग देखिएगा, इसका मैं सॉल्यूशन करवाया हुआ हूं, सेम टू सेम आपको ये वाला पीडीएफ में ही सॉल्यूशन करवाया हूं। 11वां नंबर पार्ट में जाइएगा और वहां से इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका से मैं करवाया हुआ हूं। नहीं तो मैं उसका यानी कि वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है, तो सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। अभी मैंने बताया ऑप्शन के हिसाब से लोहा हो जाएगा सबसे सक्रिय धातु।
अगला सवाल, वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार पर प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति अरस्तु ने प्रयास किया था वर्गीकरण के लिए। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता, तो V/U होता है अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता, याद रखिएगा। अगला सवाल, अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल है, पानी है और मरकरी को उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में सब नीचे से ऊपर की ओर उसका क्रम होगा। सबसे पहले मरकरी होगा नीचे, उसके बाद पानी, उसके बाद तेल होगा। अगला सवाल, किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात, तो कोई वस्तु गतिमान है तो उसके लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात 1 से कम या 1 से बराबर होगा। अगला सवाल, फल निम्नलिखित में किस पुष्प के भाग से बनता है? तो फल बनता है अंडाशय से, अंडाशय से फल बनता है। अगला सवाल, बुझा हुआ चूना का सूत्र, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है और कैल्शियम ऑक्साइड ये बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। अगला सवाल, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्ष को बचाना था। मां की महिलाएं वृक्ष से चिपक जाते थे। आमीटर का प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन। अगला सवाल, फलों के पकने के लिए उत्तरदायी हार्मोन एथिलीन होता है, जो फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला सवाल, मिट्टी का घर गर्मी के मौसम में ठंडा लगता है और ठंडे के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि जो मिट्टी जो होता है वो उष्मा का कुचालक होता है। मिट्टी क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है। अगला सवाल, जल्दी जल्दी मैं आपको सवाल करवा देता हूं क्योंकि ये सभी आसान सवाल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन संयोजित टीका है जो बच्चे को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो डीपीटी टीका दिया जाता है। अगला सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अंकुरित बीज में अधिक होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल, आलू में अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? तो ये अल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा होता है, आलू में अगेती झुलसा रोग। अगला सवाल, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मानसिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है विश्व में। अगला सवाल, और ये लास्ट सवाल है, ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है, तो प्लेटी हैमिल्टन में नहीं पाया जाता है। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।